हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा आएंगे अपने टॉपिक पे। आज का जो है हमारा पहला टॉपिक है, वो है पौधों में पोषण। पोषण का अर्थ क्या हो गया कि दुनिया में जितने सारे जीव जंतु है, वो भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में देखिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है पौधों में पोषण। तो हम लोग ये जानेंगे कि पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है, सही बात है। दुनिया में जितने सारे जीव जंतु है, अगर वह सजीव है, उसे पोषण की आवश्यकता होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं करता है। ठीक है, दुनिया में जितने जीव जंतु है, उसमें से हरे पौधे ही ऐसा है जो अपना पोषण स्वयं करता है। बाद बाकी दूसरे जीव जो होता है, मुख्य रूप से पौधे तथा जंतु पर निर्भर रहते हैं। नहीं, उसमें से मुख्य रूप से बात किया जाए तो पौधे पर ही निर्भर होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, सभी जीव जो है अपने पोषण के लिए पौधे पर ही निर्भर होता है। जैसे कोई मानव है, अगर वह भोजन करता है तो भोजन के रूप में क्या लेता है? चावल लेता है, फिर दाल लेता है, या रोटी लेता है, या सब्जी लेता है। तो मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है? पौधे पर निर्भर होता है। या इसके अलावा कोई मांसाहारी भोजन ग्रहण करता है, जैसे मांस खाता है, अंडा अंडे खाता है, तो वह जिस जीव जंतु का मांस खाता है, वह भी कहीं ना कहीं पौधे पर निर्भर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है मनुष्य भी केवल जो है पौधे पर ही निर्भर होता है, क्योंकि वह मनुष्य जो है जिस मांस का उपयोग करता है, ठीक है, जिस जीव का मांस खाता है, वह भी जो है पौधा ही खाता है। सभी जो है क्या है, एक दूसरे पर आधारित है। नहीं, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, कह प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो देखिए, पौधों में जो भोजन की निर्माण जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक जो है फिगर के माध्यम से समझाया गया। ठीक है, ये पौधे की हरी पत्तियां हैं। ठीक है, इसको क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, पौधे कह रहे हैं, मुझे भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। चलिए, आगे एक जो है सारणी होगा, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि पौधे जो है जल जो है एवं खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करता है? ये मिट्टी से प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, माध्यम क्या है इसका? तो जल द्वारा मिट्टी से अवशोषण तथा तना शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे कहाँ से प्राप्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो ये जो है पौधे पौधे कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से प्राप्त करता है। और ये जो है पौधे तक किस प्रकार से पहुंचता है? देखिए, वायुमंडल से जो पत्तियां है ग्रहण करता है। ठीक है, कैसे किस प्रकार से ग्रहण करता है? तो पत्तियां जो होती है, उसमें छोटे छोटे जो है सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र या फिर स्टोमाटा कहते हैं। तो उसके माध्यम से जो है पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर क्या करा, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बना है, तो जिस प्रकार जो है हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन से ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को भी सूर्य की रोशनी ऊर्जा से, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, मुख्यतः पौधे के हरे भागों में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, ठीक है, उसे जो है पौधों में कहाँ संग्रहित पौधे के पत्तियों में संग्रहित होता है। और कहाँ संग्रहित होता है? तो हरे भागों में। और हम लोग जानते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती है, वो हरा होता है। क्यों होता है? तो देखिए, पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित हरे वर्णक, ठीक है, के कारण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है? पर्णहरित है, या इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का संग्रह करने में क्लोरोफिल जो है पत्तियों की क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि पौधों द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण। कहने का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर देखिए, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होता है। ठीक है, अतः इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं, तथा उनकी इस ऊर्जा का उपयोग बाकी सभी जीव करते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग किसी न किसी रूप से किस पर निर्भर होते हैं? पौधे पर ही निर्भर होते हैं। तो वही कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं, तथा उनकी इस ऊर्जा का उपयोग जो है बाकी सभी जीव करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। नहीं, पत्तियों की क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ठीक है, साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा समझा जाता है।
यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण होगा जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर 10th लेवल का एग्जाम हो या फिर जो भी एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है देखिए समीकरण हम लोग देखेंगे, ये है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्लस जल। अगर हम मान लीजिए क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, उत्पाद उत्पाद के रूप में क्या आएगा देखिएगा, तो उत्पाद के रूप में आएगा जो है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है ये क्या है, ये C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है पॉइंट क्या है देखिएगा, इस प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग या तो कोशिकाओं द्वारा तुरंत होता है या वह अघुलनशील जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मंड या स्टार्च के रूप में क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम आता है। इस प्रक्रिया में विमुक्त ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। देखिए जीव जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। शाकाहारी जीव जो है भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, बात तो सही है। शाकाहारी जीव दुनिया में जितने हैं सभी पौधों के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधे के लिए नहीं, मतलब पोषण के लिए जो है भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधे पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी जीव उन जीवों पर निर्भर करते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। और बात करेंगे मांसाहारी जीवों पर, जैसे बाघ है तो वो क्या करते हैं, हिरण को खा जाते हैं, तो फिर खरगोश को खाते हैं। तो हिरण भी तो क्या खाता है, घास खाता है, और घास क्या हो गया मान लीजिए एक प्रकार का पौधा ही हुआ। नहीं, सर्वहारी जीव जो है पौधों और जंतुओं को जो है दोनों पर निर्भर करते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी जीव जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर होते हैं, तो पौधे पर ही निर्भर होते हैं। सर्वहारी जीव जीव जैसे क्या हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया। नहीं, कुत्ता अगर मान लीजिए छोटे मोटे जीवों को खाता है तो वो जीव भी कहीं ना कहीं जो है क्या है, पौधे पर निर्भर होता है। अतः हम कह सकते हैं चाहे वह जीव शाकाहारी हो, चाहे वह जीव मांसाहारी हो, चाहे वह जीव सर्वाहारी हो, सभी जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर होते हैं, तो पौधे पर ही निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार सभी अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो है पूर्ण विराम का चिन्ह होना चाहिए। देखिए एक नोट है, एक पॉइंट है, नोट इंपोर्टेंट होता है। हमें जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसका मूल स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, एक बात यहाँ पर और भी है, क्योंकि पौधे जो है बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर ही नहीं पाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर नहीं पाएगी तो हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा कहने का तात्पर्य ये हो गया, अगर हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के रूप में जो है ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन किससे मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही उत्पाद के रूप में हम लोग अभी पढ़े हैं कि ऑक्सीजन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हमें जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसका जो मूल स्रोत है वह क्या है, सूर्य है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में जान लें। ऑक्सीजन होता क्या है आखिर, नहीं, देखिए क्या कर रहा है, श्वसन हेतु सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन जो है अति आवश्यक है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है, कहा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही बना रहता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। कुछ पौधे की पत्तियां हरी ना होकर गहरी लाल, बैंगनी या भूरे रंग की होती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि कुछ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी नहीं होती है, वो क्या होती है, गहरी लाल या फिर बैंगनी या फिर भूरे रंग की होती है। इन पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता ही है, लेकिन इनका हरा रंग दूसरे रंगीन वर्णों के कारण जो है छुप जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है या फिर पर्णहरित नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि इसका जो हरा रंग है दूसरे रंगीन वर्णों के कारण छुप जाता है। अगर मान लीजिए क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा ही नहीं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो वह पौधा जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि बिना भोजन का तो दुनिया में कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। नहीं, लेकिन हमें दिखता नहीं है, क्योंकि दूसरे रंगीन वर्ण के कारण जो है उसका जो हरा रंग है जो है छिप जाता है। ठीक है, अतः इन रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, करेक्ट नोट है, केवल पीले धब्बे वाली पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता। यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए जिस पौधे में, पौधे की पत्तियों में पीले धब्बे पाए जाते हैं तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, वहां पर जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वहां पर जो है पौधे पोषण किसी अन्य स्रोत से करते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे समझ में आई। यहाँ पर क्या है देखिएगा कि केवल पीले धब्बे वाली पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है। हमें याद रखना है कि जिस पत्तियों पर पीले धब्बे हो, ठीक है,
तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या है, पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के संश्लेषण से बनता है, तो हमें याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो है किससे बनता है, देखिएगा कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है देखिएगा यहाँ पर, कह रहा है कि प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है, तो वह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन पौधों में सीधे इसका उपयोग की क्षमता जो है नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक आमना नाम की लड़की है, उसका एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा यहाँ पर, कह रहा आमना जो है अपने विद्यालय के पास उगे नागफनी, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैक्टस, के बारे में जानना चाहती है। इसमें पत्तियां तो है ही नहीं, क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये कैसे जीवित है। तो चलिए, आमना नाम की लड़की है, उसके विद्यालय में एक नागफनी का पौधा उगा हुआ है, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैक्टस। वह यह जानना चाहती है, आप देखिए गौर से नागफनी के पौधे में उसमें पत्तियां नहीं होती है, तो आमना भी यही जानना चाहती है कि उसमें तो पत्तियां है ही नहीं, तो फिर प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है वह किस प्रकार से होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर तने में होता है। ठीक है, किस में होता है, याद रखना है, नागफनी में तने में होता है। नागफनी एक कैक्टस है जो सूखे और, ठीक है, बंजर स्थानों पर उगता है। इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है। नागफनी के हरे तने में पर्णहरित होता है। तो इस तरह नागफनी के पौधे में पत्तियों के बजाय तना जो है प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। तो नागफनी का जो पौधा होता है उसका पत्तियां नहीं होता है, पत्तियां किसमें बदल जाता है, कांटे में। और ये जो आप तना देख रहे हैं, ठीक है, ये जो नागफनी के पौधे का आप तना देख रहे हैं, तो इसी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसमें अगर क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया यहीं पर होता है, जिससे कैक्टस का पौधा या फिर नागफनी का पौधा जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी है एक नोट है, देखिएगा नोट, मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, क्या करा है कि सावधानी, अल्कोहल जो है अति ज्वलनशील है, अतः इसके उबलते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है, जिससे आग ना पकड़े। ऐसा नहीं कि इसको मैंने अपना मन से लिख दिया, आप अगर एससीईआरटी का, बिहार बोर्ड का बुक उल्टाइएगा, ठीक है, पेज पेज पढ़िएगा, तो आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मैंने एक एक पॉइंट को कवर किया है। ठीक है, जैसे आप जो है बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करें, खास करके बीपीएससी का, जो कि अगस्त महीने में आने वाली है 1 to 5 के लिए, तो ये काफी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नहीं, चलिए देखते हैं। अब फिर एक लड़की और आती है जिसका नाम ईशाना है। ईशाना जानना चाहता है कि पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो रहमत चाचा अपने खेत में खाद क्यों डालते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ईशाना नाम की कोई लड़की है, वह जानना चाहती है कि पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाती है तो रहमत चाचा जो है अपने खेत में खाद क्यों डालता है। बात तो सही है, जब पौधा खुद पोषण करता है तो फिर हम खेत में खाद ही क्यों डालते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, कह रहा है, मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है ना उसको उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। फिर देखिए क्या करता है, ये यौगिक जल के साथ पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इससे पौधों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूरी हो जा होती है, जो पौधों को प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में मदद करती है। ठीक है, संभवतः नहीं, इसलिए किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। चलिए हम लोग जो है पौधे में पोषण की अन्य विधियों को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पौधों में पोषण की अन्य विधियां, ये क्वेश्चन है। देखिए, अमरबेल जो है, अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिसमें वे लिपटे होते हैं। ठीक है, अमरबेल भी एक प्रकार का पौधा ही है, नहीं, लता टाइप का होता है। यह जो है अपना पोषण कैसे करता है, तो उसी पौधे से प्राप्त करता है जिनमें वे लिपटे होते हैं। देखिए, अर्थात मनुष्य तथा अन्य जीवों की तरह अमरबेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अमरबेल। ठीक है, देखिए पोषण के इस तरीके को विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, देखिए पौधे के मतलब इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। देखिए, अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है,
अमरबेल जैसे कोई भी पौधा होगा जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे, ठीक है? फिर क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे समझना है, जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, ठीक है? तो जिनसे प्राप्त जो है वो पोषण प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं। जो पोषण प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है? हम लोग जो भी हम लोग भी अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं, अतः हम भी क्या हो गए? परजीवी हुए, ठीक है? देखिए चलिए परजीवी के बारे में और समझते हैं। कहता है, परजीवी वैसे जीव हैं जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए सीधे अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये जैसे अपना पोषण करते हैं उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं। सही बात है? नहीं, तो परजीवी वो वे जीव होते हैं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दूसरे जीव के साथ रहते हैं और अपना भोजन उन्हीं से प्राप्त करते हैं और उसी को जो है हानि भी पहुंचाते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है? जैसे जू हुआ, जू नहीं मनुष्य के शरीर में रहता है, उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो जू जो हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है? नहीं, जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया। ठीक है? चलिए इसी में एक और आता है घटपर्णी का पौधा। नहीं, तो घटपर्णी का पौधा जो है जंतुओं का भक्षण करते हैं। नहीं, ये तो पौधे अमरबेल के बारे में हम लोग पढ़े थे, ये तो पौधे से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। लेकिन घटपर्णी का जो पौधा होता है, वह जो है अपना पोषण किससे प्राप्त करता है? जंतुओं का भक्षण करके करता है। ठीक है? देखिए, इसमें क्या होता है? वास्तव में इसमें घड़े जैसी संरचना इसकी पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। पत्ती का ऊपरी भाग इसकी ढक्कन बनाता है और घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचनाएं होती हैं। ठीक है? जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रोओं में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में पाचक रस होता है जिससे कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है? किस प्रकार से करता है? जैसे कोई कीट जो है उस घड़ा रूपी पौधों में जाता है तो वह जो है रोओं में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में पाचक रस होता है जिससे कीटों का पाचन हो जाता है। तो ऐसे ही पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस निम्न में से कीटभक्षी पौधा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? खटपर्णी पौधा बोल सकते हैं। ठीक है? देखिए, कहता है कि व्हील सप्लाई ट्रेप सेंड्रूबी ऐसे ही कीटभक्षी पौधे हैं। यहाँ पर एक बढ़िया सा उदाहरण दिया गया है, आपको याद रखना होगा। क्या है ये देखिएगा? व्हील सप्लाई ट्रेप और सनड्रयू। नहीं, ये जो ऐसे पौधे हैं जो क्या है? कीटभक्षी पौधा है। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये घटपर्णी पौधे का जो है यहाँ पर बड़ा सुंदर सा चित्र है। नहीं, इसी प्रकार से जो है इसमें जो है गिर जाता है और उसी में फँस जाता है। ठीक है? और जो है इस पौधे को अपना पोषण हो जाता है। ठीक है? घटपर्णी का पौधा। इसमें और है, देखिए क्या कर रहा है कि कुछ पौधे कीटभक्षी क्यों होते हैं? क्या ऐसा संभव है कि उन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से नहीं मिल पाते इसलिए वैसा करते हैं? देखिए, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। नहीं, तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो वहीं जो है कीटभक्षी पौधे उगते हैं। वे विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए देखिए देखिए जैसे जो है ड्रोसेरा हो गया, निपेथियंस हो गया, जो है डायोनिसा हो गया। क्या है यहाँ पर? यूट्रिक्युलेरिया हो गया, जैसे पीचर हो गया, पौधा हो गया, आदि हो गया। ठीक है? तो ये सब जो नाम है जैसे ड्रोसेरा है, निपेथियंस है, डायनिया हो गया, यूट्रिक्युलेरिया हो गया, पीचर हो गया। ये सब जो पौधे हैं उस ये सब क्या है देखिए, ये सब जो है कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या करा है यहाँ पर देखिए, कीटभक्षी पौधे अपने शिकार को पकड़े बिना भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में नाइट्रोजन की कमी के कारण उनकी जो है वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है? ये जो है ये पौधे दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की अधिक जरूरत होती है। जब इन्हें यह पोषक तत्व नहीं मिलता तो ये कीट पतंगे को खाकर इसकी कमी को पूरा कर लेते हैं। चलिए एक और पौधे के बारे में जानेंगे हम लोग जिसका नाम है गोबर छत्ता। ठीक है? हम लोग देखे होंगे इसे। देखिए बरसात के दिनों में गोबर या कूड़े के ढेर में वृक्षों की छाल, टहनियों आदि पर अक्सर छत्ते जैसी संरचना देखी जाती है। जिसे जो है कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि कहा जाता है। ठीक है? ये संरचनाएं कवक या फंजाई भी कहलाती है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है। नहीं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है गोबर छत्ता में न तो क्लोरोफिल होता है और न ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली। तब ये जीवित कैसे रहता है, इसका पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है?
देखिए क्या कर रहा है, ये जो है मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर नहीं, कुछ पाचक रसों का स्राव करता है, जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देता है। ठीक है, पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं। नहीं, तो इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण तथा ऐसे पौधे जो है मृतजीवी कहलाते हैं। नहीं, क्या पढ़े हम लोग जो है गोबर छत्ता के बारे में। देखिए, यह मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर जो है कुछ पाचक रसों का क्या करता है, स्राव करता है, जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देते हैं। पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है पोषण हो जाता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, तथा ऐसे पौधे मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे देखिए गोबर छत्ता जैसे होता है, ये जो है किसी मान लीजिए गोबर पर उग जाए, ये किसी लकड़ी पर उग जाए तो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इसी में अब क्या आता है, कवक। तो कवक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कवक प्रायः उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। वर्षा ऋतु जो है कवक के लिए अनुकूल है। कवक के बीजाणु ऐसी स्थिति में तेजी से पनपते हैं। ठीक है, कवक के कारण अचार नहीं, कपड़े चमड़े की वस्तुएं जो है आदि खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मनुष्य जंतुओं और पौधों के अनेक रोगों का कारण भी है। जैसे खुजली हो गया, दिनाई हो गया, सिहुली हो गया आदि मनुष्य में कवक के कारण होने वाली जो है सामान्य बीमारियां हैं। क्वेश्चन पूछ दे कि कवक से होने वाली बीमारियां तो क्या बोल सकते हैं, खुजली, दिनाय, सिहुली आदि। ठीक है, देखिए आलू का जो झुलसा रोग है, धान की पत्तियों का चित्तीदार होना आदि पौधों के रोगों का कारण भी क्या है, कवक ही है। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी है, औषधि, डेयरी उत्पाद, जलेबी आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नहीं, अब देखिए, ये मस यहाँ पे क्या है, मशरूम खाने के काम आता है। देखिए मशरूम जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पे क्या है, पाव रोटी पर भी कवक है। ये सब जो है क्या है, कवक है। ये जो है क्या है, कवक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, सहजीवी संबंध के बारे में क्या होता है। तो देखिए क्या कर रहा है, कभी कभी दो जीव एक साथ रहते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है दो जीव क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और आपस में आवास और पोषण बांटते हैं। नहीं, और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे देखिए लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच भी ऐसा ही संबंध होता है। नहीं, लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक के बीच में ऐसा ही संबंध होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सहजीवी संबंध होता है। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है। नहीं, कवक उससे पोषण प्राप्त करता है, बदले में शैवाल को जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, क्या कर रहा है, राइजोबियम नामक जीवाणु दलदली फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक, क्या कर रहा है, राइजोबियम नामक जीवाणु दलदल जो है दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधे की उपयोग जो है उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फिर देखिए मिट्टी में पोषकों की जो है पुनः पूर्ति किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है इसमें, देखिए क्या कह रहा है कि आप जान चुके हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज लवण, पोषक तत्वों आदि का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनमें इन तत्वों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। क्या कह रहा है, दूसरी ओर मिट्टी में इसकी मात्रा कम होने लगती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है खेतों में डालते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देखिए राइजोबियम जैसे जीवाणु पौधे की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है क्या करता है, पौधों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, पौधे या जीवों के सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स के साथ लाइन बाय लाइन जो है अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है, पूरे कवर किया गया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं, नहीं जो इस चैप्टर में पूछे गए हैं उसका जो है अध्ययन करेंगे। वैसे तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आ गए, लेकिन चलिए फिर भी इसका जो है हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 7 के होंगे तो उसको हेल्प हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है कि सही उत्तर पर जो है सही का चिन्ह लगाना है। नहीं, तो कह रहा है हरे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो हरे पौधे अगर अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, स्वपोषित। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 स्वपोषी। वैसे मैंने इसका आंसर भी लिखा है। ठीक है, अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल के बारे में हम पढ़े थे, अमरबेल जो है जिस पौधे पर रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। नहीं,
तो यह क्या हो जाएगा? तो ऐसे तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब पौधे का रसोई घर है। तो पौधे का रसोई घर पता है? रसोई घर कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे पौधा अपना भोजन बनाता है। तो पौधा अपना भोजन कहाँ बनाता है? पौधा अपने पत्तियों में बनाता है। तो पौधे का रसोई घर क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। ठीक है? इसमें से कह रहा है कीट भक्षी पौधा कौन है? हम लोगों ने घटपर्णी के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? कीट भक्षी पौधा था। ठीक है? अब निम्न में जो है सत्य असत्य कथनों की पहचान करना है। ठीक है? कह रहा प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सही बात है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, क्योंकि जो पौधे जो अपना भोजन बनाता है, तब सूर्य का प्रकाश जो है उपयोग करता है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है, फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है ऊर्जा के रूप में। तो सही बात है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है? फिर देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में क्या कर रहा है? जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण में मदद करता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से प्राप्त होता है, और ये जो है पौधों की पत्तियां में जो छोटे-छोटे रंध्र होते हैं या स्टोमाटा होता है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। जड़ से हम लोग जल और खनिज लवण, हम लोग नहीं मतलब पौधे जो है खनिज लवण नहीं और जल ग्रहण करते हैं। ठीक है? तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है? असत्य हो जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है? इसके बाद फिर क्या कहा? देखिए, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। मैंने चैप्टर के माध्यम से बताया है कि कोई भी जीव हो, चाहे वह मांसाहारी ही क्यों ना हो, नहीं, सभी जीव किसी न किसी रूप में पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पौधे नहीं होंगे तो हिरन नहीं होंगे। ठीक है? और हिरन नहीं होंगे तो शेर नहीं होगा। नहीं, ये सब पारिस्थितिक तंत्र है, हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या है? देखिए, कह रहा है कॉलम ए के शब्द का मिलान जो है कॉलम बी के साथ करना है। ठीक है? अब यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, विषाणुपोषी मृतजीवी पत्ती नाइट्रोजन का जीवाणु हो सकता है। ठीक है? इसके बाद रंध्र, तो रंध्र किस में होता है देखिएगा? तो पत्तियों में रंध्र होता है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है, तो क्लोरोफिल क्या होता है? पौधों की पत्तियों में होता है, और पत्तियों के माध्यम से ही ये हो सकता है इसका एक कार्बन डाइऑक्साइड संबंधित हो सकता है इससे। मशरूम के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, मशरूम जो है क्या है? मृतजीवी है, इसको गोवरछत्ता कहते हैं। तो ये मृतजीवी है, जंतु विषमपोषी हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है मिलान का प्रश्न किया। वैसे हमने जो है सारा आंसर जो है यहाँ पर लिख दिया है। जैसे 1 का 5 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 1 होगा, 4 का 3 होगा, 5 का 2 होगा। आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है? अब क्या करा है? निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक तो पर्णहरित या क्लोरोफिल या फिर क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है? फिर क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे एवं जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे विषमपोषी कहते हैं। कह रहा है ऐसा संबंध जिसमें 2 जीव आपस में एक-दूसरे से सहयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सहयोगी कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है? फिर देखिए, पौधों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, हम जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, जिससे हमारी वृद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इससे हमें शरीर की विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है, तो शरीर की वृद्धि में सहायता मिलती है। तो इसलिए जो है पौधों में या किसी भी जीवन में जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है? इसके बाद है हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। नहीं, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य जो है स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पे। क्या कर रहा है? कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? ठीक है? यहाँ पे देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक हरे पौधे को किसी अंधेरी जगह पर रखें, कुछ घंटों के बाद जो है पौधे की पत्तियां पीली हो जाएंगी या पौधे मर जाएगा। फिर उस पौधे को धूप में रखें, कुछ घंटे बाद वह फिर से खिल उठेगी। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जो है क्या है? अनिवार्य है। ठीक है? चलिए, प्रभाषित करेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं। क्या करा? प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मतलब पानी से पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ? पौधे जिस माध्यम से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको हम लोगों ने आगे पढ़ा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर सहजीवी संबंध के बारे में भी पढ़ा है। एक पारस्परिक संबंध जिसमें जीव एक साथ रहते हैं और अपने आश्रय और पोषक तत्वों को साझा करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सहजीवी संबंध कहते हैं। इसके बाद परजीवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। परजीवी वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जोंक हो गया, जूं हो गया, फीताकृमि हो गया, एंटी अमीबा हो गया, चिड़ुआ हो गया, केलनी हो गया इत्यादि। इसके बाद मृत जीवी के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या होता है देखिए, जो जीव मरे गले सड़े जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। जैसे फफूंद हो गया, नहीं, क्या हो गया, राइजोपस, पेनिसिलियम, यीस्ट, कवक आदि। तो ये सब क्या है, मृत जीवी है। फिर क्या कहा देखिए, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। हम लोगों ने पढ़ा है उर्वरक एवं, नहीं, क्या पढ़ा है देखिए, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। इस प्रकार उर्वरक एवं खाद को मृदा में मिलाकर मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कर ली जाती है। ठीक है, एक और पढ़ेंगे इसमें, कारण बतलाइए। तो देखिए कारण बतलाना है हमें। क्या करा है, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। ठीक है, फिर क्या करा देखिए, कवक शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता देता है। यह मृदा से पोषक तत्व मुख्यतः फास्फोरस को पादप जड़ों तक पहुंचाता है। शैवाल लाइकेन को भी भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार शैवाल एवं कवक के बीच सहजीवी जो है संगठन होता है। नहीं, अब फिर क्या करा है कि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। देखिए सूर्य को, यहाँ क्या कर रहा है, सूर्य को ऊर्जा का परम स्रोत माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए पौधे और जानवरों से मिलने वाली भोजन का प्राथमिक स्रोत जो है क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, पत्तियां जो है पौधे की रसोई घर है। नहीं, तो ये शायद लास्ट चैप्टर है, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा पत्तियों को पौधों की रसोई घर कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार मुख्य अंग पत्तियां ही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्तियों में ही भोजन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग काफी डिटेल्स के साथ इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा। जितने अभ्यास पर जो था उनको देखा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हुआ। जय हिंद।